हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हमारे जो भी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं विजडम हब स्टडी पेज की तरफ से। और अशोक जी, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं विजडम हब पेज और पूरे परिवार की तरफ से। जी नमस्कार। और आपको बहुत बहुत आभार अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। अशोक जी, वैसे ये पेज तो और बनाया गया है ये पूरे यूथ के लिए कि किस तरीके से हम अच्छी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सके और एक नई इंफॉर्मेशन जो होती है जो मेन स्ट्रीम में नहीं होता है उसको हम लोगों के सामने लेके आ सके। तो अभी तक तो मैं मोस्टली सारे पोस्ट करता हुआ आता था, लेकिन अब थोड़ा एक नया आइडिया सोचा है कि क्यों ना हम वीक में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आए जो हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में यूजफुल भी रहे और हमें एक पूरी अच्छी खासी जानकारी मिल जाए। तो इसी को लेकर के जो एक बर्निंग इशू है जिसका हमें बहुत दिनों से हमें चर्चा में भी है। वैसे वो चर्चा में तो पिछले कुछ वर्षों से है, लेकिन पिछले सोमवार से कुछ ज्यादा न्यूज में आ गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में दो राज्य हैं, एक असम है और एक मिजोरम है। उन दो राज्यों में अभी तक तो हमने कुछ ज्यादा कुछ देखा नहीं था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वहां पे खूनी अंजाम भी दिया गया। हमारे देश के ही जो सैनिक हैं, सिपाही है और पुलिस प्रशासन है, उनको वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ा। अभी तक हमने देखा है कि हम चाइना से लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं, बांग्लादेश से लड़ते हैं, लेकिन अब हमें ये देखने में आ रहा है कि हम देश के अंदर दो राज्यों के बीच में लड़ाइयां हो रही है। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए अशोक जी से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अशोक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो कि अच्छे खासे जानकार हैं, और वैसे इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है अपना नागपुर से, और साथ में इन्होंने इनका कुछ एक्सपीरियंस भी रहा है एकेडमिक फील्ड के साथ साथ कंपनी में भी। और वैसे पिछले 3 साल से ये अच्छे खासे स्तर पर कंटेंट राइटिंग का भी काम करते हैं और बहुत सारे पत्रिकाओं में, जर्नल्स में इनके लेख भी छपे हैं। तो ये वर्तमान में दिल्ली में स्टेब्लिश्ड हैं, दिल्ली में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी चर्चा को अगर हम अशोक जी आगे बढ़ाएं तो बात ये आता है कि जैसे वर्तमान परिस्थिति में दोनों राज्यों के मध्य जो सीमा विवाद उपजा हुआ है, हमने देखा यहाँ पर कि गृह मंत्रालय को भी आना पड़ा। सीमा विवाद जो उपजा हुआ है, इस विवाद के हिंसक होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस विवाद को हमें समझने के लिए सबसे पहले ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो अभी मिजोरम और असम के साथ विवाद चल रहा है, इसके हमको भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। यदि हमने एक रफ स्केच बना करके देख रखा है, ये जैसे मिजोरम का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मिजोरम के असम के 3 जिले वो हैं, एक है कछार है, करीमगंज है और एक है हैलाबंदी। ये 3 राज्य मिजोरम के ये 3 जिले, असम के 3 जिले, मिजोरम के 3 जिले वो हैं आपके आइजोल, कोलासिबा और एक है मोमिट। इसके साथ ना बाउंड्री साझा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो मिजोरम है बना हुआ है टूटकर असम से, ठीक है। परंतु 1987 में जब मिजोरम बना, तभी से मिजोरम का जो असम के इन 3 जिलों पर अपना ये अधिकारिता जमाता रहता है। वो कहता रहता है ये क्षेत्र हमारे में है, और इनको लेकर के 1987 से लगातार विवाद चलता आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं विवाद शुरू कैसे हुआ। ये पिछली घटना है। ऐसे तो बहुत दिनों से संघर्ष चलता आ रहा था, परंतु पिछली साल 20 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, जो मिजोरम सरकार है उन्होंने एक कोविड जांच का शिविर लगा दिया था। और उस क्षेत्र का नाम है लैलापुर क्षेत्र है, वो असम में। वहां पे उन्होंने कोविड जांच का शिविर लगा दिया। इसको लेकर के असम सरकार ने अपोज किया कि आप हमारे क्षेत्र में अपना कैंप कैसे लगा सकते हैं। एक बात ऐसा है कि उस क्षेत्र में मिजो जनजाति के कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर के अपोज किया। तो फिर मिजो युवक जो थे मिजोरम वाले, वहां पर उनके साथ संघर्ष किया और कुछ लोग घायल भी हुए थे उस टाइम भी। परंतु उस टाइम जो मुख्यमंत्री असम के थे सर्बानंद सोनोवाल, और मिजोरम के जोरमथंगा, इन लोगों ने बातचीत से मैटर को सॉल्व कर लिया था। परंतु हम देखते हैं कि इस वर्ष 9 जुलाई को दोनों में फिर से विवाद प्रारंभ हुए, और इसको लेकर के गृह मंत्रालय तक बात गई। अमित शाह वहां गए नॉर्थ ईस्ट में, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके साथ उन्होंने बैठक करी और फिर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की। परंतु शायद विवाद के कुछ बिंदु रह ही गए कि उसके दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि वहां पर अचानक न्यूज में आता है कि
हिंसक घटना हो गई जिसमें असम पुलिस के 6 जवान मारे गए और एक सिविलियन की मौत हो गई। अब इसको शुरू किसने किया ये तो अभी हम्म, स्पष्ट नहीं है। मिजोरम हम्म, सरकार कहती है कि एक क्षेत्र है वहां पे, वेरंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड, जो कछार ओके। क्षेत्र है, ये कछार वाला इलाका है असम का। हम्म, हम्म, इस क्षेत्र में जो असम की पुलिस है अपने 2 यूनिट के साथ यहाँ पर आई हम्म, और आम लोगों के साथ मारपीट की, और इसके हम्म, साथ कहा जाता है कि गोले वोले भी चलाए। तो वहां के स्थानीय लोग जो थे इसको लेकर के भड़क गए। ठीक है, इसके जवाब में असम पुलिस ने फायरिंग की, सॉरी मिजोरम पुलिस ने फायरिंग की उसके, और उसके आम जो जनता थे मिजो जनजाति वाले, उन लोगों ने भी हमला किया। परंतु हम्म, असम सरकार कहती है कि जो स्टार्टिंग मिजोरम की तरफ से शुरू हुआ। हुआ क्या कि मिजोरम सरकार कछार वाले क्षेत्र में एक सड़क निर्माण कर रही थी। अब वो क्षेत्र ओके। तो आता है असम के क्षेत्र में। हम्म, तो उनका कहना है कि यहाँ के आईजी, डीआईजी और जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो अथाह स्थिति को बनाए रखने के लिए वहां पर गए थे कि आप हमारे क्षेत्र में सड़क क्यों बना रहे हो। हम्म, और वहां का जो कोलासिब है, कोलासिब मिजोरम का एक जिला है, जो अभी हाँ। वर्तमान झड़प हुई है वही कोलासिब के पास हुई है। हम्म, तो कोलासिब के पुलिस अधीक्षक से बात ही कर रहे थे, उसी बीच मिजो जनजाति के कुछ लोग थे जो कि आक्रमण कर दिए, गोले वगैरह चलाए, और उसको सपोर्ट करी मिजो जनजाति की पुलिस ने। यहाँ पर हम लोग को देखते हैं ना तो लगता है कि ये जमीन से जुड़ा विवाद है, परंतु अच्छा, विवाद तो तीन यहाँ तीन पे मेरा जिलों के बीच है। मेरा मेरा एक सवाल है, यहाँ पे कि जमीन जी से जुड़ा विवाद है ये। तो सवाल ये है मेरा यहाँ पर कि देखिए, देश एक है, लोग भी एक हैं, जमीन भी एक है, तो विवाद क्यों हो रहा है फिर ये? कोई हम एक देश का लड़ाई दूसरे देश से तो है नहीं। एक ही देश है, ये लोग भी एक है, जैसे हम ये डाइवर्सिटी हमारे देश का एक यूनिटी मानते हैं। देखिए हम लोग ना यही गलती करते हैं कि हम हम्म, पूरा देश को एक मानते हैं। हमारा देश एक है, नो डाउट, परंतु नॉर्थ ईस्ट का हम्म, जब बात आता है, उत्तर पूर्वी राज्यों का, तो यहाँ स्थिति बदल हम्म, जाती है। यहाँ पर हम्म, ये जो 7 राज्य हैं, अपने आप में हम्म, सातों अलग अलग हैं। इनकी ओके। अपनी संस्कृति है, इनकी भाषा है, और इनमें क्षेत्रीयता का भावना बहुत अधिक है। उसके हम्म, अलावा वो और जातीय भावना भी बहुत प्रबल है। वे हम्म, एक दूसरे से वर्चस्व स्थापित करते रहते हैं। इस चक्कर हम्म, में जो इनकी क्षेत्रीय भावना इतना उभार है कि कभी हम्म, कभी देखते हैं इन लोग के राष्ट्र के प्रति जो भावना वो कमजोर पड़ जाती है यहाँ पर, और यहाँ ओके। क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद पर भावी पड़ जाता है। तो इसको हम एक नहीं समझ सकते, वो बहुत डाइवर्सिटी है उन क्षेत्रों में। लगभग 100 जनजाति हैं और सबके अपने अपने संस्कृति है, अलग अलग है, जो दूसरों से इंटायरली अलग है। ओके। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर, जो जिसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उन सेवन सिस्टर्स में अगर कोई विवाद होता है सातों राज्यों के मध्य, तो उन सातों राज्यों के मध्य के विवाद का केंद्र बिंदु होता है जो असम होता है। चाहे जी असम अरुणाचल का विवाद ले ले, असम मिजो का विवाद ले ले, असम नागालैंड का ले ले, असम त्रिपुरा का ले ले, किसी से भी विवाद हो, असम मुख्य केंद्र में आना ही है। क्या कारण है इसका? देखिए, इसके पीछे कहानी ये है कि जब 1947 में देश अपना आजाद हुआ, हम्म, तो उस टाइम नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य था, वो था असम, हम्म, और एक केंद्र हम्म, शासित प्रदेश था जिसको कहते हैं हम लोग नेफा। बहुत सारे जनजाति रहते हैं। हम्म, वो ना जब देश आजाद हुआ तो अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते थे। जैसे हम लोग ओके। देखते हैं नागा संघर्ष की कहानी शुरू हुई, और उसके हाँ, बाद मिजो जनजाति, मिजो, फिर गोरखालैंड, फिर इसके बाद हाँ बोडोलैंड, इन सब की हाँ, डिमांड आ जाती है। मिजो हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, हम्म, ये जो जितने सारे राज्य हैं, वो जितने हम्म, राज्य हैं वो सब असम से ही कटकर शुरू हुए हैं। और चूंकि बहुत सारे जनजाति, और जनजाति किसी एक पार्टिकुलर एरिया में तो है नहीं, वो हम्म, वो किसी असम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो हम्म, इसको लेकर के मेन विवाद शुरू होता है। ओके। तो मतलब ये है कि ये जितने भी राज्य हैं, सातों राज्य जिसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उसमें से जो बाकी असम को छोड़ के बाकी के 6 राज्य हैं, वो असम से होके अलग होकर के राज्य बने हैं। लेकिन वहां पे जी जो जी संघर्ष है, खासकर एक तो वो जो क्षेत्र पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग उनका हेरिटेज है, एक अलग कल्चर है। तो उन सब चीजों को लेकर के शायद ये विवाद उत्पन्न हो जाता है बिल्कुल। बार बार। प्रश्न ये है कि क्या इस विवाद के पीछे भी ब्रिटिश एरा, मतलब ब्रिटिश कालीन समय का बहुत महत्व रोल है इस विवाद के पीछे? इस विवाद के पीछे का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, हम लोग हम्म, जितने भी विवाद भारत में देखते हैं, जितने भी हम्म, विवाद, वो ब्रिटिश हम्म, लिगेसी का ही परिणाम है। वो ओके। एक धरोहर के रूप में छोड़ गए यहाँ पर विवाद हम लोग।
तो इसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते असम के विवाद में। अब देखिए, जो मिजोरम बना है, मिजोरम एक लुसाई या पहले लुसाई हिल्स नामक जिला हुआ करता था असम का। ओके। ठीक ओके। है, 1972 में पहले इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1987 में इसे एक राज्य बना दिया गया। ओके। परंतु इस यहाँ विवाद होता है इसके सीमा को लेकर के, और यह सीमा का करार 2 बार अंग्रेजों ने डिसाइड किया था। इसके थोड़ा सा हम लोग इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जब 1832 में वो कछार वाले क्षेत्र में अंग्रेज जब प्रवेश करते हैं, वहां क्या हुआ था, वहां का जो राजा था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उस क्षेत्र पे उसने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। अच्छा। फिर क्या किया कि वहां पर वो चाय का बागान लगाना चाह रहे थे। चाय का बागान लुसाई हिल कछार वाले क्षेत्र में, कछार क्षेत्र के साउथ में लुसाई हिल्स है। ठीक है, तो वहां जो मिजो अच्छा, जनजाति ये के जो लोग हैं लोकेशन उनका, ये लोकेशन जो आप बता रहे हैं, आप पीछे आपका जो मैप है उसमें बता देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र ये है कछार वाला क्षेत्र, कछार का ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ से ओके। और ये यहाँ से पहाड़ी लुसाई पहाड़ी का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहां से ओके। मिजोरम राज्य है। हम्म। तो वहां क्या हुआ, 1875 में अंग्रेजों ने एक समझौता किया मिजो जनजाति के साथ कि देखिए आप लोग का कछारी मैदान के जो साउथ का पार्ट है वो मिजो क्षेत्र होगा। ठीक है, मिजो जनजाति के नाम पर। परंतु 1933 में एक और समझौता उन्होंने किया, और इस बार क्या किया, इस बाउंड्री को जो इनको दिया हुआ था कुछ बाउंड्री ये इधर शामिल कर लिया अपने आसाम क्षेत्र में। ओके। ठीक है, 1933 में कुछ क्षेत्र मिजो जनजाति से उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, अब जब ये वापस लिया गया तो इनसे मिजो जनजाति से सहमति नहीं बनी। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ 1972 में, जब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया मिजोरम को, तो उस समय जो सीमा निर्धारित किया गया 1933 वाले समझौते के अनुसार। फिर हम देखते हैं 1987 में जब जाकर मिजोरम एक राज्य बन जाता है, उस समय भी राज्य की सीमा निर्धारित की जाती है 1933 के समझौते के अनुसार। तो यहाँ मिजो जनजाति वालों का कहना है कि नहीं, हमारा जो बाउंड्री होगा 1875 वाले समझौते के अनुसार होगा, ना कि 1987 वाले के अनुसार। विवाद का मेन जड़ यहीं पर है। ओके, तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम समझने की बात करें इस विवाद के पीछे। ओके। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है यहाँ पर कि क्या बांग्लादेशी शरणार्थी भी इस विवाद के लिए मतलब एक वजह बन सकता है? बांग्लादेशी जो शरणार्थी जैसे रोहिंग्या है और 1971 के बाद जो लोग आए यहाँ पर, जिसका विवाद हमने सीएनआरसी में भी देखा, तो क्या वे लोग भी इस विवाद के पीछे हो सकते हैं? हाँ, एक जो इनहेरेंट मुद्दा कहते हैं उसमें है ये, कहते हैं कि जैसे जो ये चटगांव वाला क्षेत्र है बांग्लादेश में, ये देखते हैं बांग्लादेश से सीधा बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ जो रोहिंग्या रोहिंग्या शरणार्थी है वो म्यांमार से सीधे बांग्लादेश में आते हैं, और यहाँ से वो प्रवेश कर जाते हैं मिजोरम और असम वाले इस क्षेत्र में। हाँ, ये असम वाले इस क्षेत्र में हो जाते हैं जहां पर मिजो जनजाति वालों की बहुलता है। अब ये जो मिजो जनजाति की खासियत है कि ये अपने आप को ना, अपने कल्चर को बहुत संरक्षित रखना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि यदि मुस्लिम, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है, इनका यदि आबादी बढ़ जाता है तो उनको, उनके कल्चर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए भी उन लोग ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये वहां पर है ये रोहिंग्या क्षेत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए एक प्रश्न ये भी आया है कि केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्रालय, क्योंकि जो भी आंतरिक मुद्दे होते हैं ये सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आंतरिक सुरक्षा के मामले भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है इस उपजे विवाद को लेकर के, उसे किस प्रकार से अपना रोल प्ले करना चाहिए इस पूरे विवाद में, और क्या कर पाए अभी तक? देखिए, आज जो विवाद हम यहाँ पर देख रहे हैं वो एक तो ब्रिटिश लिगेसी है। दूसरा गलती हमने क्या किया, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले चाहिए था हमें कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट से जितने हैं उसे सॉल्व करें। परंतु जो गलती अंग्रेजों ने करी, वही गलती हमारे गृह मंत्रालय ने भी दोहराया। जैसे हम देखते हैं कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो जो रेड क्लिफ महोदय थे वो नेहरू और माउंटबेटन से बात करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींच दिया। परंतु हमने यहाँ वाले केस में क्या किया, नॉर्थ ईस्ट वाले केस में दिल्ली में जो बैठे हुए अफसर थे उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सीमा निर्धारित कर दिया बैठ बैठ करके वहीं पर, जबकि होना क्या चाहिए था। देखिए, वो अपने देश, हाँ, जो अपने देश का मैटर है तो वो वहां जाते, समझते क्या कल्चर है, क्या ये, उसके अनुसार बाउंड्री को डिसाइड करते।
तो आज वाली घटना नहीं होती। तो बेशक गृह मंत्रालय को तब से ध्यान देना चाहिए था। अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। अच्छा, चलिए फिर इसके बाद ये है कि दोनों राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है अभी, इसका राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि राजनीति तो हर जगह, हर रूट में राजनीति है आज के समय। क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका फायदा या नुकसान उठाया जा सकता है दोनों राज्यों के द्वारा? एक प्रश्न ये देखिए भी, अभी मतलब सुनिए, इसमें एक चीज और पॉइंट है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि असम में तो फुल फ्लेजेड बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में भी अलायंस के साथ बीजेपी की सरकार है, मतलब दोनों राज्यों में एनडीए की गवर्नमेंट है। जी जी यदि देखें तो लगभग नॉर्थ ईस्ट में पूरा एनडीए की सरकार है। हम्म। परंतु यहाँ ये देख सकते हैं ना, इसमें राजनीतिक आयाम ये हो सकता है कि यहाँ जो ये मुद्दा हो रहा है, ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं यहाँ होती रहती थी, परंतु हम्म। इतने बृहत स्तर पे और हिंसक रूप नहीं ले पाता था। अभी जो हाँ। हम देख रहे हैं रिसेंट घटना में क्या हो रहा है कि लोग अपने क्षेत्रीयता को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जा रहे हैं और उग्र हो जा रहे हैं। अब ये हम्म। क्षेत्रीयता की भावना बिना नेता के इंटरफेयर के शुरू नहीं होता। हम्म। लोगों को अपना एक वोट बैंक, एक ये करना रहता है, तैयार करना रहता है, उसके हम्म। बिना ये नहीं होता। और बीजेपी, रही बात सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी से भी कहीं चूक हुई है। कारण कि वो सारे राज्यों को यूनाइट करना चाह रही थी कि हम पूरा नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट कर लेंगे। हम्म। परंतु जैसा कि हम लोग देखें, यहाँ लगभग 100 जनजाति है और सबका अपना संस्कृति है, सब में जातीयता की भावना है। तो हम उनको एक चश्मे से सबको नहीं देख सकते, सारे के प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उस पर ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्यूशन देखना हम्म। होगा। अच्छा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आया है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा के मामले में जो कार्य करने वाले जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी से आईबी हो गया, एनआईए हो गया, रॉ हो गए, ये एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कहाँ तक, मतलब ये असफल हो पा रही हैं, हो जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और लैप्स कर जाती है, बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे हमने सुकमा में देखा। फिर यहाँ पे भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है, लोगों के पास हथियार आए हैं, तो कैसे आ गए ये कहाँ पे हमारी जो आंतरिक सुरक्षा की जो एजेंसीज है वो फेल हो रही हैं? मैं इसमें कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम्म। मुझे कुछ जो नजर आता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के केस में हम देखते हैं, हम्म। वो भौगोलिक क्षेत्र बहुत दूर है, वहां हम्म। हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। प्लस जो हम्म। हमारी बाउंड्री जो शेयर करती है, ये म्यांमार हम्म। से हो गया चाहे बांग्लादेश से हो गया, तो यहाँ हम्म। पर जैसे इस इलाके में यदि हम देखते हैं हम्म। तो जनजाति जो भी हैं वो दोनों में मिक्स हैं, बाउंड्री दोनों राज्यों में शेयर करते हैं, जिसके कारण उनका आवागमन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और सरकार भी, मतलब जो पुलिस भी है, वो कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाती वहां पर, हम्म। क्योंकि लोगों का संरक्षण मिल जाता है इधर से उधर। और अच्छा। वहां पर बहुत सारे जनजाति हैं जिनके बहुत विरोधाभासी मांगे हैं, सबके अलग अलग अपनी हम्म। मांगे हैं। ओके, तो तो मतलब ये एक हर मेन चीज को रीजन हम है। हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज को हम हम्म। लोग अपने इंटेलिजेंस से सॉल्व नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वह क्षेत्र जो है सो आज तक लगभग 70 वर्षों से उसमें ध्यान नहीं दिया गया, तो आर्थिक रूप से हम्म। वो काफी पीछे है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण उन क्षेत्रों में बहुत सारे अलगाववाद की घटनाएं होती है। लोग हम्म। अपने, मतलब जो पिछड़ापन है उसको बंदूक के सहारे से पाना चाहते हैं, तो अच्छा, इस तो तरह मेरा से सवाल घटनाओं यहाँ को पे ज्यादा एक अंजाम देते हैं। ये सवाल ये भी है। आपने बंदूक का जिक्र किया, तो जैसे अभी जो घटना घटित हुई, और बंदूक कहाँ से आता है? क्योंकि जो वेपन्स जो सिविलियंस के पास, जो वहाँ के लोकल नागरिक है, उन लोगों के पास हथियार आया, तो वो हथियार कैसे आ जाता है? क्योंकि हमने इससे पहले भी अगर देखा, पहली बार जब भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो म्यांमार में की गई। जो हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी है, उसमें जो शुरू शुरू में सीन एक दिखाया गया है। इसमें कह सकते, इसमें एक हम लोग देख सकते हैं कि जो म्यांमार का सिचुएशन है, और हम्म। चूंकि ये जितने भी राज्य हैं सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, और हमारे हम्म। आस पड़ोस में जैसे रोहिंग्या का मैटर हो गया, वो हम्म। एक खुद शरणार्थी हैं और उनका दुरुपयोग बहुत सारे आतंकवादी संगठन इंडिया के खिलाफ करना चाहते हैं। हम्म। बांग्लादेश में यदि कोई कट्टरवादी सरकार आती है तो देखते हैं उसको इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता है। हम्म। म्यांमार में भी बहुत सारे उग्र संगठन हैं जिसका यूज चीन करता है अपने तरीके से। अच्छा। तो इसके पहले हम लोग देखते थे कि पहले थाईलैंड से हथियार इंडिया में आया करता था।
परंतु यहाँ कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों के बिना यह संभव नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं जो अभी वर्तमान में म्यांमार में जो इमरजेंसी है उसका भी कहीं ना कहीं हम रोल इसमें देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हद तक तो, क्योंकि वो इमरजेंसी का जो मेन कारण है वो इंटरनेशनल लेवल बिल्कुल, पे बताया जाता है कि उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल देख सकते हैं, चूंकि जो चीन इनडायरेक्टली, जब जब सारे देश उस पर अंतर्राष्ट्रीय ये प्रतिबंध लगाए प्रेशर। हुए थे, तब चीन उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। और चीन हमेशा हम्म। अपने तरीके से जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं म्यांमार में, उसको चीन अपने तरीके से यूज करता है। और म्यांमार चाहता है, चूंकि देखिए जितने भी वहां उपद्रवी हैं म्यांमार में, उनको सारा हथियार की सप्लाई चीन करता है। और यदि वो चीन के अनुसार कार्य नहीं करता तो उनको एक्टिव कर देता है और म्यांमार को परेशान कर देता है। उनसे अच्छा बचने के अशोक लिए जी, जैसा चीन यहाँ पे चाहेगा यहाँ म्यांमार पे करेगा। यहाँ पे अगर हम चीन की बात करें तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी आए हैं मेरे पास। प्रश्न ये है कि जी 21वीं सदी में उपजे विवाद के पीछे कहीं विदेशी शक्तियां, खासकर जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, इसका अहम रोल तो नहीं है? कहीं यह विवाद जो अभी पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ है, असम और मिजोरम के बीच में, ये चीन के द्वारा प्रायोजित करने के लिए तो नहीं है? क्योंकि हम लद्दाख वाले क्षेत्र में चीन के साथ स्टैंड ऑफ पे हैं, तो उधर का जो मतलब माइंड है, उस उधर का जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इधर तो नहीं कर रहा पूर्वोत्तर में? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि चीन जो हमारा अरुणाचल का जो एरिया है उस पर भी क्लेम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, चीन की भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते अभी। हम्म। और इसको ना समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन का पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखना होगा। अभी देखिए 21वीं सदी में भारत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, खास करके हम्म। साउथ ईस्ट वाले देश में, जहां चीन अपना हम्म। वर्चस्व बढ़ा रहा है और विस्तारवादी नीति अपना रहा है। तो उसे प्रति संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका इस जगह बढ़ जाती है। हम्म। इसीलिए भारत में हम देखते हैं, पहले जब 1993 में जब हमारा रिफॉर्म होना शुरू हुआ, तो 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। और हम लोग हम्म। जो एशियान देश हैं उसके साथ हमें रिश्ता सुधारना था, परंतु वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा था। तो उसी को हम्म। आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो उन्होंने हम्म। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया, ताकि हम्म। उनके साथ संबंध को बेहतर किया जा सके। जी जी, इसमें मैं थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूंगा, ये अधूरा रहा। हम्म। अब हम्म। देखते हैं कि जैसे इसके लिए आसियान देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत को हम्म। अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत एक्टिव करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो कि पिछले हम्म। 6 वर्षों से ये सरकार ध्यान भी दे रही है। ठीक है, इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कालादान, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो हम्म। है। फिर हम लोग हम्म। देखते हैं कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ था रोड के लिए, वो हम्म। उसका कंबोडिया लाओस तक विस्तार किया जा रहा हाँ, है। ये उसको लेकर के और ये जो बिम्स्टेक भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है, इसको हाँ लेकर हाँ हाँ, बिम्स्टेक भी एक तो ये जो प्रोग्राम है। हम्म। जी जी, तो जो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है, इससे हम्म। साउथ ईस्ट एशिया के भी जो देश हैं एशियान वाले, वो भी हम्म। अब इंडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इससे ओके। चीन को परेशानी है। अब चीन कभी हम्म। नहीं चाहेगा कि ये देश इंडिया की तरफ जाए, इसलिए वो हम्म। एक अविश्वास की भावना पैदा करना चाहता है हम्म। एशियान देशों में, कि देखो वो तो, और इस तरह के कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहेगा इंडिया में जो कमी है। ओके। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हद तक हम एग्री कर सकते हैं कि इसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है पूर्वोत्तर के राज्यों में इंसर्जेंसी क्रिएट करने में, अस्थिरता क्रिएट करने में। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक प्रश्न आया है जो कि हमने जो का बात किया आर्थिक स्तर को लेकर के, कि क्या मतलब ये कि इन सभी विवादों का पूर्वोत्तर के राज्यों में जो विकास कार्यक्रम है वो कितने हद तक प्रभावित होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी एक विदेश नीति बहुत पहले से रही थी, कि जैसे हम्म। हमारी अर्थव्यवस्था वीक थी, सेनाएं कमजोर थी, तो बहुत हम्म। पहले ऐसा नीति रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रांग ही ना करो, ताकि चीन हम्म। उधर से आक्रमण ही नहीं करेगा। लेकिन हम्म। इस सरकार की नीति थोड़ा अलग है, कि हम लोग फोर फ्रंट से ये करते हैं। इसके लेकर के वो नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ध्यान दे रही है, और जो साउथ ईस्ट आसियान देश हैं उसके साथ हम्म। संबंध सुधारने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी प्रोग्राम बनते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशियान देशों के साथ सुधारने के लिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट पे ही फोकस रहता है। हम्म। और यदि इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे हमारा व्यापार यदि उनके साथ हम्म। सुधरता है, तो हम्म। इनडायरेक्टली इनके लोगों को फायदा होगा, हमारे हम्म। संबंध लोगों का आवागमन बढ़ेगा एशियान देशों के साथ। हम्म। तो कुल ओके, मिला तो के मतलब इनकी ये अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साउथ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट देशों की, हमारे राज्यों की।
तो मतलब ये है कुल मिलाकर के कि इसमें इंसर्जेंसी क्रिएट करके रखो ताकि ये सारी चीजें हो सके। हम सारे प्रश्न ले लेंगे बाद में एक एक करके, पहले ये वाला देख लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद एक प्रश्न ये भी है, विवाद सुलझाने के लिए अब तक के क्या प्रयास किए गए हैं और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? अगर हम विवाद को आ, समाधान, क्योंकि देखिए मेरा इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं। देखिए, देश एक है, लोग भी हमारे ही हैं। जैसे अगर मीराबाई चानू ने अगर यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है तो हमने पूरे देश ने एक होकर के उसका जश्न मनाया था। तो जिस प्रकार बिल्कुल। से उन्होंने कोई नागा मतलब वहां पर पूर्वोत्तर राज्य की लड़की ने, बेटी ने अगर कोई पुरस्कार जीता तो हम उसके लिए उत्साह के साथ एक साथ आए। इसके बाद अभी जो हमारी एक अन्य बेटी है जो कि कुश्ती में भी, बॉक्सिंग में वो पदक जीतने की उम्मीदवार हो चुकी हैं, तो हम जश्न मनाते हैं। तो जिस प्रकार से उनकी खुशी हमारे लिए जश्न है, तो उसी प्रकार से वहां का विवाद भी हमारा ही है। तो डेफिनेटली इसको लेकर के केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, क्योंकि सारे आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सरकार ने इसको लेकर के अभी तक क्या स्टेप्स उठाए हैं और ऐसा क्या हो सकता है ऐसे पब्लिक के नाते कि हम सजेशन दे सकते हैं कि देखिए, हम प्लेटफॉर्म छोटा है हमारा लेकिन हमारा बात महत्व रखता है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो क्या ऐसे सजेशन हम दे सकते हैं कि ऐसा किया जा सके? देखिए, यह केवल इस सीमा विवाद को हम एक केवल सीमा विवाद की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। इनको हम्म, सॉल्व करने के लिए हमें सारे आयाम देखने होंगे, हम्म, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। जहां किसी में चूक होगी तो उसका हम्म, भरपाई हमें उसका रिजल्ट हमें इसी तरह के किसी हिंसक घटनाओं से देखने को मिलेगा। तो हम्म, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जनजाति हैं, हम्म, उनकी सबकी अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी हम्म, संस्कृति है। तो उन सब पर ध्यान दे करके मेरा एक ऐसा लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स कमेटी बनाना चाहिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए, जहां पर अशोक जी, यहाँ पर बना जैसे आसाम और मिजोरम के बीच में कमेटी बनी हुई है, जो कमेटी लगभग 40-50 साल से काम कर रही है और फिर से उसको एक्टिव किया गया, जिसे असम मिजो सीमा समिति बोला गया है। तो क्या ये इसको और जी जी, बृहद स्तर पर लेके जाने की आवश्यकता है? हम ना इसमें सारे तत्वों को शामिल करें। कह रहे हैं ना हम्म, कि हम उसको एक देखते हैं कि यह असम और इसके बीच का विवाद है, देखते हैं कि यह हम्म, जमीन विवाद है, उसका नहीं हम्म, है। अभी बहुत सारी हम्म, स्थितियां बदल रही हैं, उसमें हम हम्म, उनके संस्कृति को शामिल करें, उनके अर्थव्यवस्था को शामिल करें। अब देखिए, वहां विवाद हुआ क्यों? उस क्षेत्र में बसावट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम्म। बसावट लोगों को बढ़ मतलब रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? लोगों को घर बनाने के लिए जगह चाहिए, अस्पताल हम्म, बनाना है, शिक्षा के लिए विद्यालय चाहिए। यदि हम्म। तो हमको जो भी सुलझाना है इस मैटर को, इन सारे तत्वों को शामिल करना होगा उसमें। हाँ, मैं इन सब चीजों को लेकर मैं पढ़ भी रहा था तो मुझे पता चला कि 2018 में भी विवाद हुआ था। और 2018 में विवाद ये हुआ था कि मिजो जनजाति की एक पार्टी है जिसका नाम है यहाँ पर मिजोरम जिरलाई पार्टी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहां पर कुछ खेती के, जैसे वो झूम खेती करते हैं, तो झूम खेती के लिए कुछ पेड़ पौधे काटे थे और वहां पे एक टेम्पररी टेंट लगा दिया था। तो उसी टेंट को लेकर के भी 2018 में विवाद हुआ था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन, मतलब जो लैंड के लिए जो काम चल रहा वहां पर, और जैसे आपने बताया कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मिजोरम की जनसंख्या आज 11 लाख हो गई है और आसाम की जनसंख्या 2011 के सेंसस के आधार पर 3 करोड़ है। तो डेफिनेटली डेंसिटी तो बढ़ रहा है। जी जी ओके, तो ये सारे सवाल तो हो गए हैं। चलिए, कुछ सवाल और आए थे मेरे पास, ये हालांकि वो जो सवाल है वो रिपीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आए हैं तो बता देता हूँ। वास्तविकता में सीमा विवाद में लोग इतने हिंसक हो गए हैं, क्या यह राजनीतिक फायदे के लिए तो उकसाया नहीं जा रहा इन्हें? बिल्कुल। ये तो हमने कहा कि यदि जहां क्षेत्रीय अस्मिता हावी हो जाए आपके राष्ट्रवाद हम्म, पर, तो बिल्कुल ये राजनीति से मोटिवेट है। हम लोग कई सारा केस दे चुके हैं अपने आजादी के बाद से, कि जो विपक्ष के बहुत सारे जगहों में तो जो विपक्ष की पार्टियां रही है वो भी कहीं कहीं इन्वॉल्व पाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, कुछ ज्यादा लंबा लिखा हुआ है। बोला ये जा रहा है इसमें 19वीं और 20वीं, मतलब 18, 19, 20 लगभग 200 सालों वर्षों में निकले जो आदेश था, जैसे कि बताया गया था कि 1875 में एक आदेश आया था और 1832 में जो लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी थी, उसके तहत उसकी जमीन को ले लिया गया था। 1875 में एक नया नोटिफिकेशन के माध्यम से डिमार्केशन किया गया था। फिर 1833 में भी डिमार्केशन किया गया था। ये विवाद पहले का है, मान रहे लगभग 150 सालों का है, लेकिन इन विवादों को लेकर के कभी भी खूनी संघर्ष नहीं हुआ है। खूनी संघर्ष नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, ज्यादा गई है 2018 में भी 8 लोगों की जान गई थी। तो ये जो अब पिछले 20 वर्षों में जो 8-10 वर्षों में जो विवाद आ रहे हैं, वहां पे लोगों की जानें भी जा रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है?
हालांकि इसका जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका कारण क्या है? अ, देखिए, इसमें एक दो चीज और हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि जैसे हम्म। बहुत सारे जनजाति हैं, जैसे थोड़ा सा हम्म। बैकग्राउंड में मैं जाता हूँ। जब हम्म। कैसे कैसे राज्यों का विकास हुआ वहां पर, जैसे हम्म। हम लोग यहाँ कुछ जवाब हमें मिल जाएंगे शायद। हम्म। शायद हम्म। जो पूछ रहे हैं शायद उनको संतुष्टि हम्म। मिले। कि जैसे हम लोग देखते हैं 1950 के दशक में क्या हुआ। हम्म। थोड़ा सा बैकग्राउंड में और जाते हैं, वो हम्म। हिस्ट्री में जाते हैं। जब हम्म। अंग्रेज इस क्षेत्र में आए थे, ठीक है, हम्म। तो उस क्षेत्र को बाहरी लोगों से प्रोटेक्ट करके रखा था। इसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कह करके भारत के अन्य हिस्से से लोगों को वहां हम्म। प्रवेश नहीं करने दिया गया। हम्म। ठीक है। इस तरह से वह जो क्षेत्र था भारत के मेन हिस्सा से अलग रहा। जब राष्ट्रीय हम्म। संघर्ष चल रहे थे यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे हम्म। भी वो पार्ट कटा हुआ रहा था, असम के हम्म। अलावा। तो जब देश आजाद हुआ तो उन लोग को लगा कि, तब जैसे उन लोग एक मुहिम छेड़ने लगे कि हम अपने जनजाति के आधार पे एक अलग स्वतंत्र देश देश बनाएंगे। जैसे हम लोग हम्म। देखते हैं कि नागालैंड में सबसे पहले 1955 के, मतलब 50 के ही दशक में शुरू हो जाता है अनागामी जापू फिजो जिसको कहते हैं। वो हम्म। अलग एक नागा जनजाति को लेकर के एक अलग देश बनाने की बात करता है कि हम जो हम्म। है सो मंगोल जनजाति से, कहता है हम मंगोल जनजाति से, हमारा भारत के ना तो भौगोलिक कोई संबंध है ना तो सांस्कृतिक संबंध है, हम लोग पूरा पृथक हैं, तो हम लोग एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। हम्म। उसको लेकर के भारत सरकार नहीं मानी, तो उनको एक देश के अंदर ही एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। परंतु हम्म। हम देखते हैं वो नागालैंड एक राज्य है, लेकिन अभी भी वहां पर एक आतंकवादी संगठन है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये सारे हम्म। हैं जो नागालिंग बनाने की बात करते हैं। उसमें वो असम के पार्ट को कुछ शामिल करते हैं, और हम्म। असम, मणिपुर हो गया, म्यांमार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों को लेकर के अभी भी वो नागालिंग बनाने की बात करते हैं। हम्म। त्रिपुरा में कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो त्रिपुरा को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हम्म। ये सभी, और ये सहयोग कहाँ से लेते हैं? बाहरी देशों से। हम्म। अब उनको फंडिंग कहाँ से होगा? तो कुछ कुछ ऐसे उन लोग उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। उनकी भी एक ये हो सकती है। ओके। तो ये मतलब मेन कारण है जो इन मतलब सब चीजों हिंसक को होने लेकर का। के। हाँ। हम्म। हाँ, जो वो कह रहे थे कि इन सब के बावजूद भी हिंसक क्यों हो रहा है, बहुत सारे अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं। हाँ, जैसे वहां पे और उल्फा भी है, जो कि उल्फा का मोस्टली जब हाँ मैं पढ़ रहा था तो पता चलता है कि उनका जो असम, जो भूटान के निचले वाले क्षेत्र है ना, वहां पर बैठ के काम करते हैं ये। और फिर मिजो नेशनल फ्रंट है वहां जी पर, जी जिसने जो जी। 1987 में जो एग्रीमेंट हुआ था, नहीं तो, वो मिजो हाँ नेशनल तो वो फ्रंट तो के मुख्य माध्यम से धारा ही में हुआ आ था। चुकी है। तो यहाँ पर दोस्त, ये तो एक यहाँ पर क्वेश्चन मेन। है, जैसे है कि सर, हम्म। एक मिनट, एक क्वेश्चन में लेना हाँ। चाहूंगा यहाँ, जैसे कि जी सर जी जी। ऐसी सिचुएशन में होम मिनिस्ट्री का एक्शन क्या हो सकता है, और हम्म। साथ ही होम मिनिस्ट्री ऐसे केस में कैसे टैकल कर सकती है? तो हमने कहा ना कि जैसे हम लोग वही। देखे कि जो बाउंड्री में हम लोगों ने गलती किया, हम्म। अंग्रेजों ने जैसा सीमा निर्धारित किया था उसी को मान लिया कि होम हम्म। मिनिस्ट्री को ही करना चाहिए। अभी क्या कर हम्म। सकते हैं हम लोग? हम लोग सबके सारे आयामों पे ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअली बाउंड्री, ये तो होम मिनिस्ट्री को ही करना है। आप इसके बाद इसका जवाब देना। जैसे कि अभी मैं जो वहां के असम के जो मुख्यमंत्री है विश्वा शर्मा, उन्होंने, जब मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उन्होंने ये बोला था कि वी डिड नॉट, वी डोंट वांट टू लैंड, वी आर प्रोटेक्टिंग अवर फॉरेस्ट। उनका ये कहना है कि हमें जमीन नहीं चाहिए, हम तो वहां की जंगल को बचा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना वो इस बात को बार बार उठा रहे हैं। हम्म। और एक एंगल ये भी है क्योंकि जो मिजो लोग हैं वो झूम खेती अच्छा। करते हैं। हाँ, और एक और और चीज यहाँ पे मैं ऐड झूम करना कृषि चाहूंगा, में, एक और चीज, हाँ, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे ये बार बार बोला जा रहा है कि सैटेलाइट से कर लिया जाए मार्किंग, सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। तो क्या ये किस हद तक संभव है वहां पर? क्योंकि देखिए, जैसे आपने झूम खेती का बताया, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है कि जब आप सैटेलाइट से करते हो तो जब जहां ज्यादा फॉरेस्ट डेंसाइल होता है, वहां पे थोड़ा सा जमीन के बारे में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये तो तो आप इन संभव सभी नहीं है चीजों को अभी। हाँ, तो ये सभी चीजों को आप मतलब ऐड करके आप इसका अब जवाब, आंसर बताइए। अभी जो जोरमथंगा कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम्म। संभव नहीं है कि हम 100 साल हम्म। पहले से जाकर के ये देखें और उसको सॉल्व करें। इस प्रकार से हम 100 साल पहले जाएंगे तो बहुत पेच हो जाएगा। मतलब सारे उस टाइम तो मिजोरम भी नहीं था, वो जनजाति का हम्म। उतना दूर भी नहीं फैला होगा। तो हम्म। ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब हमें
कोशिश करना है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। वहां पे जो बात ये थी कि उसको नो मैन लैंड घोषित मतलब एक तरीके से रखा गया है कि मतलब वहां पे इंसानों की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। वो एक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको रिजर्व फॉरेस्ट ही बना रहने दिया जाए। ना तो उस क्षेत्र पे आसाम अपना ज्यादा आधिपत्य दिखाएगा और ना ही मिजोरम अपना आधिपत्य दिखाएगा। उसको एक नो मैन लैंड घोषित किया जाए, जो पहले था यथा स्थिति बनी रहने जो दी जाए। किया गया था, और ये एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है। ये ठीक भी रहेगा क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, मध्य प्रदेश के बाद अगर जंगलों की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी जनसंख्या मतलब फॉरेस्ट है वहां पर। जी और जी, वहाँ तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में ही हम्म जंगल सबसे ज्यादा है जो उसके एरिया में है। तो ये एक तरीके से हमारा जंगल भी सुरक्षित रहेगा और आपसी के जो लड़ाई झगड़े हैं ये भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और प्रश्न है क्या जिसको आप लेना चाहेंगे? एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रयास ये था कि हम अपने नए एक रिसर्च के साथ किसी विषय पर आए प्रत्येक रविवार को। ये हमारा पहला सेशन था जिसके माध्यम से हमने सभी आयामों को जो भी हमारे पास प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के आधार पर रिसर्च किया, रिसर्च करके आंसर देने की कोशिश करी। आपको अगर कोई लगता है कि कोई विवाद ऐसा है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन पे रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके लाने की कोशिश करेंगे। लाइव सेशन रहेगा पर प्रयास क्योंकि क्या होता है कि इंस्टेंटली रिसर्च करना थोड़ा आसान नहीं होता है किसी भी काम को लेकर के, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सारे प्रश्नों के आयामों को छुएं, उसके राजनीतिक पहलुओं को छुएं, उसके आर्थिक पहलुओं को छुएं, उसके सामाजिक पहलू को छुएं और एग्जाम में किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकें। ये हमारा एक प्रयास रहता है। इसी प्रयास में जो हमारा पहला कड़ी था परिचर्चा नाम दिया हमने। अशोक जी जो दिल्ली से जुड़े हैं और मैं भोपाल में स्थित हूँ। तो इतनी दूरी के बाद भी हम लोगों ने प्रयास ये किया कि हम एक अच्छी और एक ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख पाए। आप लोगों ने इतने समय तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक जी, मैं भी आपका पुनः स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, लिसनर्स हैं और देखने वाले श्रोता हैं, इन सभी का मैं आपकी तरफ से और सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और फिर से नेक्स्ट रविवार को हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप हमें समय सजेस्ट कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च लिख करके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइव सेशन। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।